हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनर्जी कॉन्सेप्ट्स विद एनके चौधरी। आज हम वीडियो में बात करेंगे पावर फैक्टर के बारे में कि प्रैक्टिकली पावर फैक्टर क्या होता है। अक्सर ऐसा होता है, हम पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, फार्मूला याद करते हैं। आज हम आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे कि क्या होता है और एनर्जी बिलिंग में, आपके बिल में, इंडस्ट्री में क्या इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, पावर फैक्टर कम होने के कहाँ कैपेसिटर लगाएं। जितने भी डाउट्स हैं सब इस वीडियो में हम आज क्लियर करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ एंड में। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर एसी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में होता है। यह रेशो है आपके वर्किंग पावर का डिवाइड बाई अपेरेंट पावर का। ठीक है, आपको यही बताना है, मतलब किलोवाट डिवाइड बाई केवीए। किलोवाट क्या है आपकी रियल पावर और केवीए क्या है अपेरेंट पावर। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बात बता दूं, पावर फैक्टर हमेशा हमारा एसी सर्किट में पिक्चर में आता है। डीसी सर्किट में पावर फैक्टर का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि डीसी सर्किट में कोई भी एंगल क्रिएट नहीं होता है। पावर फैक्टर का रोल वहीं आता है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है, जहाँ पे हमारी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, जो कि हमारी एसी सर्किट में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमारी पावर कितने टाइप की होती है। हमारी तीन तरह की पावर होती है: रियल पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर। रियल पावर वो होती है जो कि हमारे काम को करती है। जैसे आपका पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, मोटरें चल रही हैं, उसको चलने में जो एक्चुअल आपको दिख रहा है, जो कनेक्शन आपको दिख रहा है, वो आपकी रियल पावर है। लेकिन उसमें एक और पावर होती है रिएक्टिव पावर, केवीआर, जो उनको चलाने के काम आती है। मोस्टली इंडक्शन लोड, इंडक्टिव लोड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए रिएक्टिव पावर का यूज होता है। यह पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती भी है और उसको मेंटेन भी करती है। ओके, तो इस तरह से ऑक्सिलरी पावर है, लेकिन इसका खर्चा हमें देना पड़ता है, इसका लोड हमारे ऊपर आता है। कैसे आता है वो हम बताएंगे। अपेरेंट पावर इन दोनों पावर का सम होती है, आप इतना समझ लीजिए। ये हमारा पावर ट्रायंगल है। अगर आपको पावर ट्रायंगल बनाने के लिए बोला जाए तो आप ऐसे बनाओगे। लीडिंग लैगिंग भी होता है, ये हम आगे बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिए लोड कितने टाइप के हैं। तीन टाइप के लोड होते हैं: रजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव। बल्ब, हीटर रजिस्टिव लोड्स में आते हैं आपके। कैपेसिटिव लोड्स में आपके जो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर लगाते हैं वो आता है। और इंडक्टिव लोड्स में आपका एसी मोटर, ट्रांसफार्मर, ब्लास्ट टाइप, ये सब चीज़ें आपका इंडक्टिव लोड में आती है, जिनका लैगिंग पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर की आप वेव फॉर्म रजिस्टिव लोड के हिसाब से यहाँ देख सकते हैं। रजिस्टिव लोड में वोल्टेज और करंट एक सेम फेज में चल रहे हैं बिना किसी लैगिंग के। इंडक्टिव लोड में करंट वोल्टेज से 45 डिग्री बाद शुरू होता है, तो ये बोल सकते हैं करंट वोल्टेज से 45 डिग्री पीछे रहता है, इसलिए इंडक्टिव लोड में पावर फैक्टर हमारा लैगिंग रहता है। और कैपेसिटिव लोड में करंट हमारा वोल्टेज से 45 डिग्री आगे रहता है, तो ये बोल सकते हैं कि कैपेसिटिव लोड में पावर फैक्टर हमारा लीडिंग रहता है। अब एग्जांपल के सहारे हम समझते हैं, जो हमने अभी बताया किलोवाट डिवाइड बाय केवी पावर फैक्टर होता है, प्रैक्टिकली क्या इम्पैक्ट होता है इसका। तो देखिए, जैसे दोस्तों कि 1500 केवीए का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, हमने उसकी डिमांड रिकॉर्ड करी है तो 1160 केवीए आ रही है। पावर फैक्टर है सिस्टम का 0.70, ये मीटर से हमें पता चला है। अब हमने लोडिंग निकाली ट्रांसफार्मर की। लोडिंग कैसे निकालते हैं? रनिंग में जो पावर है डिवाइड बाय ट्रांसफार्मर का रेटेड कैपेसिटी। तो 77.3 मतलब 78% के आसपास हमारे ट्रांसफार्मर पे लोड है। ठीक है दोस्तों, अब हमने पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है पेनल्टी से बचाने के लिए। हमने कैलकुलेशन करी, वो कैसे करते हैं वो आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। एक कैलकुलेशन करी और हमने बोला कि हम 410 केवीएआर का कैपेसिटर मोटर के सिरे पे लगा देंगे। ठीक है, वो हमने लगा दिया दोस्तों। उसके बाद हमने फिर से पावर ली। अब हमने देखा ट्रांसफार्मर का जो लोडिंग है वो 913 हो गई। मोटर ने सर्किट में किलोवाट उतना ही है जितना पहले था। फर्क क्या पड़ा है? बस पहले केवीए 1160 था, वो अब 913 हो गया है। ये कैसे हुआ? इधर देखिए आप। पहले हमारे सिस्टम में देखिए दोस्तों 812 किलोवाट था, उतने ही किलोवाट पे हमारा केवीए लग रहा था 1160। क्यों? क्योंकि हमारी रिएक्टिव पावर 828 थी। तो जब 812 को आप 1160 से डिवाइड करोगे, किलोवाट डिवाइड बाय केवीए, ये पावर फैक्टर निकल के आया था हमारा। अब जैसे ही हमने अपनी तरफ से 410 केवीआर लगाया, तो पहले हम सिस्टम से 828 केवीआर ले रहे थे, तो उसकी जगह हम 418 ले रहे हैं, क्योंकि 410 केवीआर अब हमने मोटर को दे दिया है। ठीक है, तो ये और ये जब समराइज होके आए तो रिएक्टिव जो हमारी अपेरेंट पावर है वो 913 निकल के आई। ठीक है, तो इसमें पावर फैक्टर क्या निकल के आया? 0.89।
इस पूरी कैलकुलेशन में फायदा क्या हुआ है, देखिए जैसे ही हमने पावर फैक्टर बढ़ाया, किलोवाट तो आपका पहले भी उतना था, अब भी उतना है, आपकी रिएक्टिव पावर कम हो गई। पहले ट्रांसफार्मर आपको रिएक्टिव पावर भी दे रहा था, ये समझ लीजिए आप। ट्रांसफार्मर हमेशा इनपुट से लेकर आउटपुट से सप्लाई निकालता है, तो ये सप्लाई मान लीजिए आप ग्रिड से ले रहे थे 828, अब आप ग्रिड से कितना ले रहे हो 418। 400 आपने खुद ही अपने घर में कैपेसिटर लगा के पूरी कर ली है। तो इससे फर्क क्या पड़ा, आपका उतने ही किलोवाट पे ट्रांसफार्मर की जो लोडिंग है वो कम हो गई। मतलब आप ट्रांसफार्मर पे आप और ज्यादा लोड दे सकते हो उसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जो कि पहले वेस्ट जा रहा था। पहले 800 पे 1160 केवी आ रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये पावर फैक्टर का हमारा फंडा है। इससे हम बिल भी कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी बताते हैं। एक नॉर्मल एक एग्जांपल था आपके लिए। डायग्राम से आप समझिए, जो एकदम नए लोग हैं, जो अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, पावर फैक्टर में कंफ्यूज है, आप इतना समझ लीजिए, आप किसी कॉफी शॉप में गए या बियर शॉप में गए, आपने एक गिलास भरवाया, तो इतने में तो आपकी कॉफी या बियर आ गई, बाकी में बन गई झाग। लेकिन आपने पैसे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे गिलास के दिए हैं दुकानदार को, तब आपके पीने में कौन सी चीज आई, यहाँ से लेके यहाँ तक यही चीज आपके पीने में आई। तो ये रियल पावर है, मतलब इस चीज का आपने सही में पैसा आपको जो पे दिया था उसके रिस्पेक्ट में आपको मिला है। लेकिन ये जो झाग है, इसका पैसा आपने दुकानदार को दिया है और ना ये आपके काम आए। तो ये जो पावर है ये रिएक्टिव पावर है। और पूरे गिलास को अगर हम बोलेंगे तो टोटल पावर बोलेंगे, मतलब KVAH। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का पैसा दिया है, यहाँ से यहाँ तक हमारे काम में आया, हमने पिया, बाकी ऐसा था जो हमें मिला लेकिन वो हमारे यूज का नहीं था। तो वैसी पावर को हम रिएक्टिव पावर बोलते हैं। जब लैगिंग पावर फैक्टर होता है तो दोस्तों इस तरह का पावर डायग्राम बनता है, और जब लीडिंग पावर फैक्टर होता है तो इस तरह का बनता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस डायग्राम के थ्रू पावर फैक्टर जो एकदम नए लोग हैं उनको समझ में आया होगा। अगर आया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए बात करते हैं पावर फैक्टर के एडवांटेज के बारे में कि इंप्रूव करेंगे तो हमें क्या फायदा होता है। एडवांटेज की बात करें दोस्तों हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में, वो क्या होते हैं। देखिए जैसे ही आपने ये जो नीचे हमने डायग्राम में दिखा रखा है, ये LT कैपेसिटर्स है, ठीक है। जैसे ही आपने सिस्टम में लगाए, अब आपकी मोटर है कोई, समझ लीजिए, वो पहले जो उसको एक्टिव पावर चाहिए जो आपका किलोवाट आपका सिस्टम में दिखता है, वो भी उसने ग्रिड से लिया, रिएक्टिव पावर भी उसने ग्रिड से ली, ठीक है। तो करंट आपका रिएक्टिव पावर से ही बढ़ेगा और किलोवाट से भी। अब जैसे ही आपने अपनी तरफ से कैपेसिटर लगाए, तो वो जो रिएक्टिव पावर का पोर्शन आप ग्रिड से ले रहे थे वो आपका कम हो गया। वो पावर कैपेसिटर ने मोटर एंड पे अपनी केबल के थ्रू मोटर के टर्मिनल पे डाल दी। वो आगे मैं डायग्राम पे दिखाऊंगा कि कैसे ऐड होता है। तो जो करंट आप पहले ग्रिड में रिएक्टिव पावर के थ्रू ले रहे थे वो आपका कम हो गया। तो फायदा क्या हुआ, करंट की लोडिंग आपकी केबल पे कम हो गई है। पहले आपकी केबल पे ज्यादा लोडिंग चल रही थी, मान लो 100 एम्पियर चल रहा था, अब वो 70 हो गया। 70 एक एक्चुअल रेटेड है आपकी मोटर जो खींच रही है अब ग्रिड से। तो आपकी केबल की लोडिंग कम हो गई, केबल का हीट लॉस कम हो गया है, जिसको हम I²R की भाषा में बोलते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपका करंट कम होगा तो जो अचानक एक लोड पड़ता है, जैसे मोटर आपकी चलती है, आपकी MCC पे आपके ट्रांसफार्मर पे जो लोड पड़ता है जिससे एक वोल्टेज डिप आती है, करंट कम होने की वजह से वो वोल्टेज लेवल भी दोनों साइड मेंटेन रहेगा, डिप नहीं आएगी। तो समराइज करें तो हमारा करंट जो है सोर्स एंड से कम हो जाता है, I²R लॉसेस कम हो जाते हैं, इसकी वजह से वोल्टेज लेवल दोनों साइड बराबर रहेगा, वोल्टेज डिप्स हमारे सिस्टम में नहीं आते हैं। ओके, चौथा सबसे बड़ा फायदा क्या है, जैसे ही हमने पावर फैक्टर इंप्रूव किया मोटर एंड पे, MCC एंड पे, तो जो हमारे ट्रांसफार्मर से रिएक्टिव पावर आ रही थी निकल के ग्रिड के थ्रू वो कम हो गई। हमारे ट्रांसफार्मर का KVA कम हो गया, कि KVA जो है किलोवाट का स्क्वायर प्लस में KVR का स्क्वायर रूट रहता है, दोनों पावर एक तरह से ऐड होकर KVH बनाती हैं ट्रांसफार्मर का, जिससे हम लोडिंग निकालते हैं। तो जैसे अभी KVR कम हो गया, KVH भी कम हो जाएगा उतने ही किलोवाट पे, जो मैंने पिछले एग्जांपल में बताया है। तो पावर फैक्टर बढ़ाने से आपके ट्रांसफार्मर की लोडिंग कम हो जाएगी, आप उस पर और लोड डाल सकते हो, आपकी एफिशिएंसी
अब बढ़ गई है। अब दोस्तों कैपेसिटर लगाते हैं हम पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए। सिंपल सी बात है, रिएक्टिव पावर हम जो ले रहे हैं ग्रिड से, हम चाहते हैं कि एक बार हम पैसा लगाएं और वो रिएक्टिव पावर हम अपने प्लांट में या अपने इंडस्ट्री में खुद ही हम दे दें, और हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस और जो वहाँ पे केवीएच में बिलिंग आती है वहाँ पे वो पैसा हम बचा ले बिलिंग में। तो कैसे सिलेक्ट करोगे आप कितना कैपेसिटर आपका लगेगा और कहाँ कहाँ लगेगा? तो उसके लिए दोस्तों एक फार्मूला है, केवीआर रेटिंग इक्वल टू किलोवाट टेंजेंट फाई 1 माइनस टेंजेंट फाई 2। ये एवरग्रीन फार्मूला है, सारी उम्र आपके काम आना है। इसमें केवीआर जो है कितने का आपको कैपेसिटर चाहिए वो ये है, ये निकल के आएगा। किलोवाट जो है इसमें रनिंग पावर नहीं है। मान लीजिए आपका प्लांट है, आपके प्लांट में 10 मेगावाट एवरेज पावर चली है, तो वो जो 1 किलोवाट है यहाँ पे वो 10,000 किलोवाट लिखे जाएंगे, एवरेज पावर जो चली है आपकी। ठीक है, टेंजेंट फाई 1 टेंजेंट फाई 2 ये वो छोड़ दीजिए, ये प्रेजेंट पावर फैक्टर है, ये डिजायर्ड पावर फैक्टर है। टेंजेंट फाई 1 में सबसे पहले फाई 1 जो ये है फाई 1, ये ऐसे निकलेगा, कोस इनवर्स आपके पास कैलसी होगा, उसमें कोस इनवर्स टाइप कीजिएगा। अभी आपका पावर फैक्टर जितना चल रहा है वो PF1 है, मान लो 0.89 चल रहा है, कोस इनवर्स 0.89 डालिएगा, उसकी वैल्यू निकल के आएगी। आपको चाहिए 0.999, कोस इनवर्स 0.999 यहाँ डालिएगा, ये इम्प्रूव्ड पावर फैक्टर की वैल्यू आएगी। अब जो वैल्यू यहाँ से निकल के आई है वो यहाँ टेंजेंट की वैल्यू निकलेगी, फिर जो आंसर आएगा उसको गुणा करेंगे किलोवाट से, वो केवीआर निकल आएगा। जैसे नीचे एग्जांपल है, ये कोई यूटिलिटी है जिसका पावर फैक्टर था 0.72, 627 एवरेज किलोवाट चल रहे थे। ठीक है, अब उन्होंने बोला हमें पावर फैक्टर करना है 0.95, तो हम कितने का कैपेसिटर लगाएं? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, कोस फाई 1 निकाला, जैसे इधर था कोस इनवर्स PF1, कोस फाई 1 0.72, कोस फाई 2 0.95। ठीक है, इसको कैलसी में डाल के निकाला, वो वैल्यू यहाँ पे रखी, तो टेंजेंट की वैल्यू आ गई 0.963, टेंजेंट फाई 2 की वैल्यू आ गई 0.329। अब फार्मूले में कैसे रखना है, P एवरेज पावर कितनी 627, टेंजेंट फाई 1 की वैल्यू 0.964 माइनस फाई 2 की वैल्यू ये, जो भी आंसर आया गुणा कर दिया 398 केवीआर। मतलब इस किलोवाट पे पावर फैक्टर को 0.95 करने के लिए हमें 398 केवीआर का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारा पावर फैक्टर 0.95 होगा। तो अब इस फार्मूले से आप अपने जहां भी आप काम करते हैं वहां का पावर फैक्टर इंप्रूव कितना चल रहा है, और आपको 0.999 एक आइडियल वैल्यू लेके कितने का और कैपेसिटर लगाना है वो आप निकाल सकते हैं। हाइयर कैपेसिटर लगाने के भी दोस्तों नुकसान होते हैं। अगर आप हाइयर वैल्यू का कैपेसिटर लगा दोगे तो कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है और आपके सिस्टम में ही वापस देता है। जैसे आपने अपनी मोटर पे हाइयर रेटिंग कैपेसिटर लगा दिया तो वो आपकी मोटर में चार्ज देना शुरू कर देगा, ठीक, जिससे आपकी मोटर के टर्मिनल पे वोल्टेज बढ़ जाएगी। वोल्टेज बढ़ेगी तो आपकी हीटिंग बढ़ेगी मोटर पे, और मोटर कुछ टाइम बाद जल जाएगी। या फिर जब आपकी मोटर बंद होती है और आपने हाइयर रेटिंग का कैपेसिटर लगा दिया उसकी रेटिंग के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, जैसी मोटर आपकी बंद हुई तो कैपेसिटर के अंदर चार्ज है, वो डिस्चार्ज कहाँ होगा, आपने मोटर पे जोड़ रखा, मोटर में ही होगा वो बंद होने के बाद। तो कई केस में ऐसा होता है मोटर हमने सही से बंद की लेकिन जैसे चलाने गए मोटर हमें जली हुई मिली। वहां पे कई बार ऐसा मिला है कि हाइयर रेटिंग का कैपेसिटर लगा था, वो जब भी मोटर बंद होती है अपना करंट मोटर में डालता है जबकि मोटर बंद पड़ी है, उस केस में हीटिंग बढ़ बढ़ के उसकी वाइंडिंग जल गई है, वो कई बार इंस्टेंट जल जाती है। तो ओवर साइज कैपेसिटर के भी साइड इफेक्ट है। तो हमेशा कैपेसिटर आप अंडर साइज लगाइए, सेफ रहिए, उससे आपका पावर फैक्टर भी इंप्रूव होगा, आपके डिस्ट्रीब्यूशन लॉस भी कम होंगे और आपकी बिलिंग भी कम होगी। अब कैपेसिटर कहाँ कहाँ लगाते हैं, अब हम उसकी बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि डायग्राम है, ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है ये मोटरें हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हम कैपेसिटर ना तो MCC में लगा रहे हैं ना PCC में लगा रहे हैं, हम सीधा मोटर पे लगा रहे हैं। जैसे यहाँ से आपके पावर इसमें गई, यहीं से हमने कैपेसिटर में ये केबल को यहाँ से ऐसे लगा के और मोटर में डाल लिया है, मतलब हमने कैपेसिटर डायरेक्ट मोटर पे लगा दिया है। तो डायरेक्ट मोटर पे लगाने के क्या फायदे हैं दोस्तों? एक तो जो केवीआर यहाँ से यहाँ आ रहा था, आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा केवीआर का लोड उठा रही थी आपकी केबल, वो कम हो गया। आपने कैपेसिटर ने यहीं से आपको रिएक्टिव पावर दे दी
तो आपकी जो केबल है इस पे आपका लोड कम हो गया है। दूसरा फायदा क्या है, कैपेसिटर के लिए आपको एडिशनल स्विचिंग की जरूरत नहीं है, कोई अलग से ब्रेकर लगाने की जरूरत नहीं है। जब आपकी मोटर चलेगी तभी आपका कैपेसिटर लाइन में आएगा, जैसे ही मोटर बंद हो जाएगी ये आपका कैपेसिटर भी बंद हो जाएगा, ये भी लाइन में नहीं आएगा। तीसरा फायदा जो हम पहले बात की है, अगर आपका करंट कम हो गया तो वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा रहेगा, वोल्टेज डिप नहीं आएंगे। चौथा फायदा क्या है, कैपेसिटर का साइज निकालना इंडिविजुअल मोटर पे आसान है। मोटर का पहले पावर फैक्टर कितना चल रहा है, उसके एवरेज किलोवाट क्या है, उसके रिस्पेक्ट में आप एक छोटी रेटिंग का कैपेसिटर तुरंत निकाल के लगा सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज यही है दोस्तों कि हमें छोटे छोटे कैपेसिटर हर जगह लगाने पड़ेंगे मोटरों पे, जो बड़ी मोटर है हमारी। तो छोटे छोटे कैपेसिटर खरीदने हमें लार्ज कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में महंगे पड़ते हैं। एक तो हमें एक बड़ा कैपेसिटर खरीदे, एक छोटे छोटे खरीदे, तो उसकी कॉस्ट जो है हमें ज़्यादा आती है। मोटर के केस में एक बात जरूर ध्यान रखना कि जो कैपेसिटर आप लगा रहे हैं, मोटर जितना नो लोड पे केवीआर ले रही है ना, मान लो कोई मोटर है 37 किलोवाट की, वो नो लोड पे ले रही है आपका 10 किलोवाट, ठीक है, लेकिन उसकी रिएक्टिव पावर आप देखो तो 15 ले रही है। तो 15 केवीआर से ज़्यादा का कैपेसिटर आप मोटर पे नहीं लगाएंगे। उससे ज़्यादा का अगर आप कैपेसिटर मोटर पे आप लगाओगे तो ओवर वोल्टेज के केस में मोटर जो है हमारी जल जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट है, कैपेसिटर हम लगाएं इक्विपमेंट ग्रुप पे। इक्विपमेंट ग्रुप मतलब जैसे एक एमसीसी है, उसमें आपकी 20 मोटरें हैं, हमने कैपेसिटर एमसीसी में ही लगा दिया। उस केस में क्या फायदा होगा, उस केस में क्या फायदा होगा दोस्तों, कैपेसिटर हम जहां पे लगाते हैं उसकी अपस्ट्रीम का लोड वो कम करता है, डाउनस्ट्रीम का नहीं। यहाँ पे लगाने से हमारी जो मोटर पे केबल आ रही है ना यहाँ से यहाँ तक, उसके लोड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी रिएक्टिव पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ से जो सम होकर रिएक्टिव पावर पीसीसी में जा रही है, पीसीसी का जो पावर फैक्टर कम चल रहा है, एमसीसी पे ये लगाने से पीसीसी का पावर फैक्टर जो अपस्ट्रीम में ये जो पीसीसी से लेके एमसीसी तक केबल आ रही है, इसकी लोडिंग आपकी सही हो जाएगी, इसके हीट लॉस आपके कम हो जाएंगे। इस पॉइंट पे आपका वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन सही हो जाएगा। समझे दोस्तों, अगर आप यहाँ पे कैपेसिटर लगाओगे तो एमसीसी से लेके मोटर तक जो केबल आ रही है उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉस का इम्पैक्ट मिलेगा। एमसीसी से पीसीसी के बीच में लगाओगे, मतलब एमसीसी पे आप लगाओगे तो एमसीसी से पीसीसी के बीच में जो केबल आ रही है उस पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉस में फायदा मिलेगा। हमेशा कैपेसिटर का अपस्ट्रीम में फायदा मिलता है। तो यहाँ पे लगाने से आपका फायदा क्या हो गया, यहाँ से आपकी लोड कैपेसिटी जो है वो आपकी पर्टिकुलर एमसीसी की इंक्रीज हो गई है। ओके दोस्तों, मटेरियल कॉस्ट आपकी कम हो गई है क्योंकि आपने छोटे छोटे कैपेसिटर लगाने की बजाय एक कैपेसिटर उठा के सीधा यहाँ पे लगा लिया है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपकी कम हो गई है क्योंकि आपको जो लगाना है एक बार में ही लगाना है। इसमें डिसएडवांटेज क्या है, एमसीसी पे जब आप कोई कैपेसिटर आप लगाओगे तो उसमें आपको अलग से स्विचिंग देने की बहुत जरूरत है। ओके दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट आता है, मोटर पे हमने कैपेसिटर लगा लिया, एमसीसी पे लगा लिया, अब हम कैपेसिटर लगाते हैं पीसीसी पे। वहां कैपेसिटर लगाने से हमें क्या फायदा मिलेगा, पीसीसी पे लगाने से क्या होगा दोस्तों, जैसे ये 4, 5, 6 टर्मिनल आपको मैं इसमें डायग्राम में दिखा रहा हूँ। इसमें क्या होगा, आपने कहीं कैपेसिटर नहीं लगाया, एक कैपेसिटर आपने यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, मोटर एंड पे लगाए। इतने सारे कैपेसिटर लगाने की बजाय आपने उठा के सीधा मेन पर टिका दिया कैपेसिटर। उससे क्या होगा, उसका सिर्फ एक फायदा है, मटेरियल कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी क्योंकि आपका हायर रेटिंग का कैपेसिटर डिजाइन हुआ, एक जगह आके लग गया। आपके डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस सिर्फ इस सिस्टम के कम होंगे, यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं वो बरकरार रहेंगे, समराइज होकर यहाँ जो रिफ्लेक्ट होते हैं बस वो कम हो जाएंगे। यहाँ की केबलों की लोडिंग, एमसीसी की लोडिंग कोई कम नहीं होने वाली अगर आप यहाँ कैपेसिटर लगाओगे। बस यहाँ लगाने से ये होगा, आपको अपस्ट्रीम में जो बिलिंग में पावर फैक्टर का डिफरेंस आ रहा है वो डायरेक्ट कम हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो केबल के हीट होने से या वोल्टेज डिप आ रही है उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। यहाँ का डिसएडवांटेज जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, अलग से आपको स्विचिंग देने की जरूरत है और लोड कैपेबिलिटी इस सिस्टम की नहीं बढ़ेगी, ऊपर वाले सिस्टम की बढ़ जाएगी। तो एक सिंपल सा इंटरव्यू क्वेश्चन है कि कैपेसिटर का सबसे ज्यादा फायदा कहाँ लगाने पे मिलता है। तो दोस्तों कैपेसिटर का सबसे ज्यादा फायदा यूजर एंड पे मिलता है, मतलब जो मोटरें हमारे चल रही हैं जितना हो सके हम मोटर एंड पे कैपेसिटर लगाएंगे उतना हमें ज्यादा फायदा मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में। तो हर मोटर पे हम कैपेसिटर साइड पे नहीं लगा सकते,
ये मोस्टली 132 या उससे बड़ी मोटरों पे हम साइट पे लगाएं तो ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि हम पीसीसी में एपीएफसी, आपने सुना होगा, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर पैनल से ला के लगा लेते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हमारे कैपेसिटर ऑन ऑफ होते रहते हैं। और बिलिंग पर्पज से हम डायरेक्ट एचटी में कैपेसिटर लगा देते हैं। तो ऐसे करके हम 3 जगह पे कैपेसिटर लगा के प्लांट में अपने पावर फैक्टर को मेंटेन करते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था उसका सिंपल सा एग्जांपल है, ये बहुत अच्छे डायग्राम से है। जैसे हमने एचटी में कैपेसिटर लगा दिया, ये हमारी कोई एचटी मोटर है, इधर ये इसका सर्किट ब्रेकर है, यहाँ से ऑन हुई, ये हमारी मोटर है। अब कोई भी मोटर घूमने के लिए किलोवाट और केवीआर चाहिए। केवीआर चाहिए उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए और मोटर को घुमाने के लिए, और किलोवाट वो एक्टिव पावर है जो आउटपुट देने के लिए लेती है। तो पहले जैसे ही आपने कैपेसिटर नहीं लगाया, तो मान लो ये कैपेसिटर है, आपने नहीं लगाया, तो आप सारी की सारी पावर यहाँ से ग्रिड से आप ले रहे थे मोटर तक। तो इसमें किलोवाट का लोड भी था और केवीआर का लोड भी था, सेम केबल पे। अब जैसे ही आपने एचटी कैपेसिटर लगाया, मतलब ये इसने यहाँ दिखा रखा है अलग से करके, जैसे एचटी कैपेसिटर आपने यहाँ लगाया तो कैपेसिटर से केबल निकल के ऐसे लोड में चली गई। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जो लोडिंग केवीआर की वजह से आ रही थी ना, वो आपकी खत्म हो गई। समझे दोस्तों? इस केबल पे जो लोड पड़ रहा था आपका वो खत्म हो गया, और कैपेसिटर यहाँ पे लगाने से आपका पावर फैक्टर भी इम्प्रूव हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी आपके इम्प्रूव हो गए। ऐसे ही अब इसने एलटी में कैपेसिटर लगा दिया है, यहाँ पे लोड है, किलोवाट यहाँ से आया, केवीआर भी यहाँ से आया, ठीक है, टोटल लोडिंग है इसकी। सेम थ्योरी है, एलटी कैपेसिटर आपने एंड पे लगा दिया, इसने जो हमने रेटिंग निकाली उतनी रेटिंग की केवीआर सिस्टम में डाल दी। तो पहले जो हमारी ये इतना केवीआर हम खींच रहे थे ऊपर सिस्टम से, अब वो हमारा आधा हो गया। तो इस केबल पे जो लोडिंग पड़ रही थी वो भी हमारी कम हो गई, आई स्क्वायर आर लॉस कम हो गए, वोल्टेज का डिप आना कम हो गया। अक्सर आपने प्लांट में देखा होगा, कई बार बड़ी मोटरें चलती हैं तो डिप आती है, फिर हम डिजाइन करके एक पर्टिकुलर वैल्यू का कैपेसिटर मोटर टर्मिनल पे लगा देते हैं, और उसकी रेटेड वोल्टेज मान लो 415 है, वो वहां तक पहुंच रही है, उसके पास अवेलेबल है, और एक कैपेसिटर हमने लगा दिया है उसकी रेटिंग को निकाल के, फिर देखिए मोटर बड़ी स्मूथली स्टार्ट होती है और डिप भी नहीं आती है। उसका कारण यही है। अब इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पावर फैक्टर। व्हाट इज पावर फैक्टर? तो आपको बोलना है रियल पावर बाय अपेरेंट किलोवाट बाय केवीए, ठीक है। cos फाइव से भी इसको हम डिफाइन करते हैं, cos फाइव इक्वल टू किलोवाट डिवाइड बाय केवीए। अब वो पूछेंगे आपसे लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है, कि जहाँ पे इंडक्टिव लोड होते हैं वहां पे करंट वोल्टेज से लैग करता है, इसलिए लैगिंग पावर फैक्टर हो जाता है। कैपेसिटिव लोड में करंट वोल्टेज से लीड करता है, तो लीडिंग पावर फैक्टर वो कहलाता है। अब पावर फैक्टर बढ़ाने या कम होने से किलोवाट कम ज्यादा होता है। दोस्तों एक चीज ध्यान रख लीजिए, बहुत कंफ्यूजन रहती है लोगों को, पावर फैक्टर कम हो या ज्यादा हो, किलोवाट हमेशा उतना ही रहता है। पावर फैक्टर अगर आपका ज्यादा है तो आप रिएक्टिव पावर कम ले रहे हो ग्रिड से, पावर फैक्टर अगर कम चल रहा है तो मतलब आप रिएक्टिव पावर ज्यादा ले रहे हो ग्रिड से, मतलब जो पावर आपको नहीं दिख रही, आपके काम की नहीं है, वो आप ज्यादा ले रहे हो। समझे? तो पावर फैक्टर अगर ज्यादा होगा तो आपका केवीएच अच्छा मिल जाएगा, ट्रांसफार्मर की लोडिंग कम हो जाएगी। और अगर आपकी बिलिंग केवीएच में है, जैसे उत्तर प्रदेश में केवीएच में है, राजस्थान में केडब्ल्यू में है, तो आपकी बिलिंग केवीएच में है, तो जितना पावर फैक्टर अच्छा मेंटेन करोगे, 999 या यूनिटी तक मेंटेन करोगे, तो आपकी बिलिंग उतनी ही कम हो जाएगी, डिफरेंस उतना ही कम होगा किलोवाट और केवीएच में। ठीक है दोस्तों, किलोवाट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवीएच कम या ज्यादा होता है पावर फैक्टर से ड्यू टू केवीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए क्या यूज करते हैं। पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए हम कैपेसिटर्स का यूज करते हैं, आपको यही बोलना है। पावर फैक्टर बढ़ाने के फायदे मैंने आपको बता दिए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम हो जाता है, करंट कम हो जाता है केबलों पे, वोल्टेज फ्लक्चुएशन आपकी कम हो जाती है, आपकी जो ट्रांसफार्मर्स की या इक्विपमेंट की लोडिंग है पर्टिकुलर किलोवाट के लिए वो आपकी वो बढ़ जाती है, आपका बिल जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि आपने रिएक्टिव पावर खुद अपने घर से अपने मोटरों को दे दी, तो आपको ग्रिड से कुछ लेना नहीं है, तो वैसे आपकी बिलिंग कम हो गई। ओके दोस्तों, वोल्टेज फ्लक्चुएशन आते नहीं है, वोल्टेज डिप कंट्रोल में रहती है, तो ये सब फायदे पावर फैक्टर बढ़ाने के हैं। कम होने का सीधा सीधा नुकसान यही है, आपके सिस्टम पे लोड पड़ता है, केबलें हीट होती हैं, वोल्टेज डिप्स आती हैं, ठीक है।
बिलिंग में आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है अगर आपकी केवीएच में बिलिंग और पावर फैक्टर आपका कम चल रहा है, तो पावर फैक्टर के डिसएडवांटेजेस है। रियल पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको दे दी है, वहाँ से आप देख के इनको बता सकते हैं। पावर फैक्टर कौन से लोड से कम होता है, आपको बोलना है इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड फिर पूछेगा आपसे क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके इंडक्शन मोटरें, आपके ट्रांसफार्मर, इंडक्शन फर्नेस, ओके, या जो चीज़ें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से चलती है इंडस्ट्री में, वो सब इंडक्टिव लोड है, नॉन लीनियर लोड, जहाँ पे वोल्टेज और करंट एक फेज में नहीं चलते हैं, उनकी वजह से आपका पावर फैक्टर जो है कम होता है। लास्ट क्वेश्चन में वही घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, पावर फैक्टर कम होने से मोटर, केबल, बस बार, ट्रांसफार्मर पे क्या इम्पैक्ट आता है। सिंपल सी बात है, उनकी लोडिंग जो है बढ़ जाती है सेम किलोवाट पे, बिना बात उनका करंट बढ़ जाता है, रिएक्टिव पावर की वजह से वोल्टेज डिप्स आते हैं, उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है। और जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पहले भी कि पावर फैक्टर कहाँ पे लगाने से सबसे ज़्यादा फायदा होता है, मोटर एंड पे लगाने से सबसे ज़्यादा फायदा होता है। इस चीज़ को आप याद रखिए, यूज़र एंड पे, जहाँ पे यूज़र है, यूज़र कौन है, हमारी मोटर है, हमारे डिवाइस, हमारे इक्विपमेंट, जितना आप वहाँ पे लगाओगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा, उतनी ज़्यादा आपकी लोडिंग केबलों पे कम हो जाएगी। मेन में हम एचटी में कैपेसिटर लगाते हैं, तुरंत एक जो सिस्टम का समराइज हो के एचटी की तरफ रिफ्लेक्ट होता है नीचे से ऊपर की तरफ, वहाँ पे जो एक एवरेज आ रही है पावर फैक्टर का, उसको मेंटेन करने के लिए, यूटिलिटी के लिए, ग्रिड के लिए, ताकि हमारी बिलिंग कंट्रोल रहे, तो वहाँ पे कैपेसिटर लगाने का हमें ये फायदा मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो मैंने कोशिश की है पावर फैक्टर को टोटली कवर करने के लिए आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पावर फैक्टर देखिए, इससे बाहर कुछ नहीं होता है, पावर फैक्टर का फंडा बस यही है। तो फिर भी अगर किसी तरीके से कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा और हम आपको जरूर आंसर देंगे। धन्यवाद।